Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Siroi, and today we are going to discuss about water relation. The first topic under water relation is osmosis. It was first documented by J. A. Knowledge in 1748. The word osmosis descends from the word endosmos and exosmos, which were coined by French physician R. J. H. Dutrochet. आरजे ट्यूट्रोचॉट ने एक्सोस्मोस और एंडोस्मोस दो वर्ड लेकर के इसके अंदर से ऑस्मोसिस वर्ड को डिस्कवर किया था. इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है इन विच एंडोन मीन्स विद इन, यानी एंडोन का मतलब होता है अंदर और एक्सो मतलब आउटर एक्सटर्नल जो सरफेस होती है वो. एंड ऑस्मोस मीन्स पुश, यानी कि किसी चीज को बाहर की तरफ पुश करना या इम्पल्स करना. इन 1867 एम ट्रॉबे invented highly selectively precipitation membrane, advancing the art and technique of measurement of osmotic flow. 1867 में ट्रॉबे ने एक बहुत ही ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में सेलेक्टिवली परमिएबल प्रेसिपिटेशन मेम्ब्रेन की खोज की थी, जिसको आप चयनात्मक जो पारगम्य झिल्ली कहते हैं उसकी खोज की थी, जो ऑस्मोटिक फ्लो के मेजरमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है. Process of osmosis: it is the spontaneous net movement of solvent molecule through a selectively permeable membrane into a region of higher solute concentration. यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस होती है वो एक स्वतः होने वाली क्रिया होती है जिसमें सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक जो पारगम्य झिल्ली होती है उसमें से होते हुए सॉल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन क्षेत्र जो होता है उसकी तरफ होता है, इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू इक्वलाइज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि ये उस डायरेक्शन में होता है जिससे कि सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्यूट की जो सांद्रता होती है वो दोनों ही साइड में पारगम्य झिल्ली की दोनों तरफ बराबर हो जाए. It is the movement of water through a semi-permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration. यानी कि अगर हम जल की बात करें तो ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जल का उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है. It is a passive transport. ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. इट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. When a cell is submerged in water, जब हम किसी एक कोशिका को वाटर में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल passes through the cell membrane from an area of low solute concentration to high solute concentration. यानी कि उस कोशिका में वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो चलते हैं सॉल्यूट की जो लो कंसंट्रेशन होती है उससे हाई कंसंट्रेशन की तरफ. फॉर एग्जांपल इफ द सेल इज सबमर्ज्ड इन सॉल्ट वाटर, यानी कि अगर हम कोशिका को सॉल्ट वाटर में रख दें, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सेल, यानी कि जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोशिका से बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने एक वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बताते हुए दिखाया है. इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जो जैविक सिस्टम है हमारा उसमें एक जैविक प्रक्रिया ही है. एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल, और ये जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती हैं. जो भी जैविक झिल्लियाँ होती हैं वो सभी अर्ध पारगम्य होती हैं. इन जनरल दीज मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू लार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल. अगर हम सामान्यतः बात करें तो ये जो झिल्लियाँ होती हैं वो सामान्यतः बड़े और जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आयंस, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, इनके लिए तो ये अपारगम्य होती है. And they are permeable to non-polar or hydrophobic molecules like lipids as well as to small molecules like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and nitric oxide. यानी कि जो छोटे और जो अध्रुवीय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक लिपिड्स और जिनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनके लिए पारगम्य होती हैं. परमेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी, चार्ज और केमिस्ट्री एज वेल एज सॉल्यूट साइज, यानी कि जो पारगम्यता होती है वो उनकी घुलनशीलता पर, उनके ऊपर कितना चार्ज है उस पर, उनकी रासायनिक संरचना पर एज वेल एज सॉल्यूट की साइज कितनी है इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. Water molecules travel through plasma membrane, tonoplast membrane और प्रोटोप्लास्ट by diffusing across the phospholipid bilayer via aquaporins. यानी कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों की कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है उन पर छोटे छोटे पोर छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, और यही वो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वाटर का जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट और चाहे आप प्रोटोप्लास्ट की बात करें, ये जो वाटर का मूवमेंट होता है वो एक्वापोरिन्स के द्वारा होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्राइमरी मीन्स बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट द सेल, यानी कि कोशिका में जल के बाहर और अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है
वो मुख्यतः जो होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। द टर्गर प्रेशर ऑफ अ सेल इज लार्जली मेंटेन्ड बाय ऑस्मोसिस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द सेल इंटीरियर एंड इट्स रिलेटिवली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी कोशिका में जो टर्गर प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करने का कार्य जो होता है वो मेनली ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। When a plant cell is placed in a solution that is hypertonic relative to cytoplasm, water moves out of the cell and the cell shrink. अगर हम किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें, यानी कि अति सांद्र जो विलयन होता है उसमें रख दें, तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें से सेल का वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सेल से बाहर की तरफ होता है और सेल श्रिंक हो जाती है। इन डूइंग सो द सेल बिकम फ्लैसिड, यानी सेल की ये जो अवस्था होती है इसे हम फ्लैसिड अवस्था कहते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो प्लाज्मोलाइज्ड भी हो जाती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से अलग होकर के श्रिंक हो जाती है। When a plant cell is placed in a solution that is hypotonic relative to the cytoplasm, अब अगर हम बात करें कि हम पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जो कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन होता है साइटोप्लाज्म के कंपेयर में, अगर उसमें रखें तो जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कोशिका के अंदर की तरफ होगा और जो कोशिका होती है वो टर्जिड स्टेज में आ जाती है, यानी कि फूली अवस्था में आ जाती है। Osmosis is also responsible for the ability of plant roots to draw water from the soil, यानी कि ऑस्मोसिस ही वही मुख्य कारक होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स की रूट के द्वारा, जो वाटर का सॉइल से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। प्लांट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूट इन देयर रूट सेल्स, यानी कि प्लांट्स जो सॉल्यूट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो उनके रूट सेल्स में करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि यह एक सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर एंटर्स द रूट बाय ऑस्मोसिस। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, यानी स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स उपस्थित होती हैं उनके मूवमेंट में भी ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एक एनिमल और प्लांट सेल दोनों की बात करें, अगर हम उनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वो जो होगी कोशिका जो होगी वो वाटर गेन करेगी। अगर हम उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो कोई डिफरेंस नहीं आता, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो बैलेंस्ड होता है, नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। और अगर हम कोशिका को, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कोशिका से वाटर लॉस होगा। The slide is showing the example diagrammatic representation of plant cells under different environment, hypertonic, isotonic और hypotonic solution। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइड हो जाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड हो जाती है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स टर्जिड हो जाती है। The same effect is also observed for blood cells RBC when they are placed in hypertonic, isotonic and hypotonic solution. Now variations, reverse and forward osmosis. First we are trying to discuss about reverse osmosis. It is a separation process that uses pressure to force a solvent through a semi-permeable membrane. यह एक प्रेशर को यूज में लेकर के फोर्स को, सॉल्वेंट के ऊपर फोर्स को हम थ्रो करते हैं जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट रिमेन्स द सॉल्यूट ऑन वन साइड एंड अलाउ द प्योर सॉल्वेंट टू पास ऑफ द अदर साइड। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इतना फोर्स डालते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक तरफ रह जाती है और जो प्योर सॉल्वेंट जिसे हमें अलग करना होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। Now what is forward osmosis? Osmosis may be also used directly to achieve separation of water from a solution containing unwanted solutes, यानी कि वो वाटर जिसमें कुछ unwanted solutes पाए जाते हैं उसके सेपरेशन के लिए भी हम फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज में लेते हैं। इसमें हम ए ड्रॉ सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द फीड सॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो फीड सॉल्यूशन होता है उससे थोड़े से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ड्रॉ सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं टू इंड्यूस अ नेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो अर्ध पारगम में झिल्ली होती है उससे हम वाटर का एक नेट फ्लो इंड्यूस करते हैं सच दैट द फीड सॉल्यूशन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड एज द ड्रॉ सॉल्यूशन बिकम डाइल्यूट। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो ड्रॉ सॉल्यूशन हमने काम में लिया है जो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का था वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है एज कम्पेयर टू फीड सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। द डाइल्यूटेड ड्रॉ सॉल्यूशन में देन बी यूज डायरेक्टली। अब ये जो हमारा डाइल्यूटेड ड्रॉ सॉल्यूशन है उसको हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं और सेंड टू अ सेकेंडरी सेपरेशन प्रोसेस, यानी कि उसके आगे की जो सेकेंडरी सेपरेशन प्रोसेस होती है उसके लिए भी हम उसको आगे मूव कर सकते हैं। एंड दिस सेकेंडरी सेपरेशन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो सेकेंडरी सेपरेशन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, हमें ज़्यादा एफिशिएंटली रिजल्ट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू रिवर्स ऑस्मोसिस। At present,
डिसैलिनाइजेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट, फूड प्रोसेसिंग और बहुत सारे ऐसे स्टडी एरियाज हैं जिसमें हम फॉरवर्ड ऑस्मोसिस की प्रोसेस को काम में लेते हैं। इसलिए अभी फॉरवर्ड ऑस्मोसिस एट प्रेजेंट हमारा जो सिनेरियो है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च का इंटरेस्ट इस फील्ड में है। थैंक यू वेरी मच।